हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का केवीआर लर्निंग क्लासेस में। हम लोग फिर से आ चुके हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। जैसा कि मेरा वादा था आप सबसे कि हम लोग उस क्वेश्चंस को डायरेक्ट करने वाले हैं कि जो बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, हम एक चीज बता दें आपको कि हमारा एक तजुर्बा रहा है इस फील्ड में, तो हम आपको वही देंगे जो कि क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको क्वेश्चन को दो तरीके से हम करना सिखाएंगे कि कैसे कि आप यहां से आप एक शॉर्ट जो है एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स को लेकर के उसको समझ करके आप अपना आंसर जो है फ्रेम कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि नहीं। तो हम और एक पूरा आंसर भी हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग इस दोनों तरीके से जो है ना क्वेश्चंस को करते रहेंगे। ठीक है, और आप अगर सुन भी लेते हैं अच्छे से तो आप जो है आसानी से जो है आराम से क्वेश्चन को टैकल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन का। तो हमारा जो क्वेश्चन है सबसे पहले देख लेते हैं। लिखा है कि पुष्पीय पादपों में भ्रूणोद्भव का वर्णन करें। पूछ रहा है कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस, क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां से, जाइगोट से। अगर हम इसको नॉर्मल कीवर्ड्स में बताएं मात्र तो बोलेंगे सर जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना, किससे बना, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना, इसी को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब इस बीच में कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे उसको आज हम लोग। ठीक है, तो मेनली अगर देखा जाए, अगर कीवर्ड्स क्या है कि जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ही एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। मतलब अंडाणु से भ्रूण का विकास, किससे, अंडाणु से। जाइगोट का मतलब क्या हुआ, अंडाणु से भ्रूण का जो भ्रूण है इसका जो विकास हुआ है, अंडाणु से जो भ्रूण का विकास हुआ है, इसी को हम लोग जो है भ्रूणोद्भव कहते हैं, अर्थात एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इस दौरान जो है दो इंपॉर्टेंट जो है ना क्रियाएं होती है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट क्रियाएं होती है। कौन कौन सा, तो बोलेंगे सर हमारा एक कोशिका विभाजन। कौन सा, एक बोलेंगे सर कोशिका विभाजन, जिसको कि हम लोग सेल डिवीजन कहेंगे। एक बोलेंगे कोशिका विभोदन। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन। ठीक है, कोशिका विभेदन। तो ये जो है ना आपका समझिए कि आप अगर इतना कीवर्ड अगर जान लिए हैं, इतना कीवर्ड आपको पता है, तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। जैसे अब देखिए क्या लिखा है, पुष्पीय पादपों में भ्रूणोद्भव का वर्णन करें। तो लिखेंगे कि पुष्पीय पादपों में भ्रूणोद्भव जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु से भ्रूण की विकास होती है। ठीक है, अंडाणु से भ्रूण का विकास होता है, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा, इस प्रक्रिया के दौरान कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन जैसी प्रक्रियाएं भी होती है। समझ में आ गया। अगर हम उनको एक नॉर्मल अगर हम डेफिनेशन लिखे तो हमारे पास कीवर्ड्स आ चुके हैं और आसानी से इस कीवर्ड से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में ना आप बस कीवर्ड्स लिखिए ताकि आपको क्वेश्चन का जो है आंसर फ्रेम करने में आसानी हो। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सबको। तो चलिए हम आपको लिख के भी दिखाते हैं, आइए। ठीक है, अब हम आपको लिख के दिखाते हैं कि इसी वर्ड सब का इस्तेमाल करके, इस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अब इसमें क्या लिखा हुआ कि लिखेंगे सर पुष्पीय पादपों में भ्रूणोद्भव जो होता है, इसको ऐसे यहां लिखा हुआ है, भ्रूणोद्भव एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें एक निषेचित अंडाणु से, अंडाणु का मतलब जाइगोट से, एक निषेचित अंडाणु से भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सबको। देखिए कीवर्ड्स तो वही है ना, कीवर्ड तो वही है, मेन इंपॉर्टेंट चीज तो समझ में आ गया आप सबको। ठीक है, कि अंडाणु से भ्रूण का विकास होता है ना, मेन तो यही है।
ठीक है। अब हम क्या लिखें कि अब जो है, ठीक है, अब इसमें दो वर्ड हमको और जोड़ना है, क्या, कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन। तो देखिए आपको हम ये बता रहे हैं कि आप शॉर्ट जो है ना नोट्स कैसे बना सकते हैं। तो कीवर्ड अगर हम लोग सिर्फ लिख लेते हैं तो हम उसमें जो है अपना पूरा जो है आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखे आपको कि पुष्पीय पादपों में भ्रूणोद्भव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निषेचित अंडाणु से भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रक्रिया में ठीक है, क्या लिखेंगे, इस प्रक्रिया में कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन के द्वारा कोशिकाओं का विकास होता है, ठीक है, के द्वारा, ठीक है, के द्वारा इस प्रक्रिया में कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखिए अगर हम कीवर्ड यहां देखना कोशिश करें कीवर्ड कौन कौन सा है, तो हम देखेंगे कीवर्ड तो यही है कि सर अंडाणु से जो है भ्रूण का विकास, उसके बाद कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन, यही ना मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है और यही हम आपको बताए थे। तो अब हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे होंगे तो हम सिर्फ जो है कीवर्ड्स लिखेंगे और आप आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको हम दिखा दिए कि कैसे आप जो है आंसर फ्रेम कर सकते हैं सिर्फ कीवर्ड से। आप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, नोट्स बना सकते हैं और इससे नोट्स भी आसानी होगा और उसका जो है लास्ट टाइम अगर रिवीजन करना होगा तो वो भी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, लास्ट टाइम रिवीजन करना है कि नहीं, समझ में आया आप सबको। तो अब देखिए अब इसमें आप जो है अगर मान लो किसी को ये कोशिका विभाजन से क्या होगा ये लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, कोशिका विभेदन से क्या होगा वो भी लिख सकते हैं। जैसे लिखेंगे सर कोशिका विभाजन से तो कोशिका की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, अगर नीचे हमको लिखना है तो कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, लेकिन कोशिका विभेदन से सेल डिफरेंशिएशन से क्या होते हैं, नए ऊतके और अंगों का निर्माण होता है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिए कि एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो इंडोस्पर्म बनने के बाद ही शुरू होता है, ये भी लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा कलर ले रहे हैं हम, द प्रोसेस ऑफ embryogenesis, the process of embryogenesis starts after the formation of what, after the formation of endosperm। क्यों, क्योंकि इस दौरान जो है न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और ये न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म ही प्रोवाइड करता है। ये समझ में आ रहा है आप सबको, एंडोस्पर्म कैसे बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इस चीजों को भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी ये समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को थोड़ा हम लोग जो है पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। आइए, तो आपको सबसे पहले पता है कि अंडाणु, ये हमारा हो गया जाइगोट, ये जाइगोट है आपको पता है, ठीक है, ये अंदर वाला जाइगोट है और ये जो बाहर वाला क्या है, ये मेम्ब्रेन है। तो जब जाइगोट जो है किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं बताइए, तब हम लोग इसको बोलते हैं oospore, क्या बोलते हैं, तब इसको हम लोग oospore बोलते हैं। तो ये हमारा जाइगोट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जाइगोट हो गया, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, क्या होगा, तो बोलेंगे सर सेल डिवीजन होगा और इस तरह से जो है ये दो सेल में विभाजन हो जाएगा इसका, ठीक है, दो सेल में ये बन जाएगा, समझ में आप सबको। इसको कहते हैं एपिकल सेल और बेसल सेल। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोल देंगे, एपिकल सेल, नीचे वाले को बोल देंगे सर बेसल सेल।
या सस्पेंसर, या क्या बोलते हैं इसको, सस्पेंसर। एपिकल सेल्स को हम लोग एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं। और आपको पता है कि जो एपिकल सेल है, जो एम्ब्रियोनल सेल है, ये चलाजा की तरफ डेवलप करेगा। किधर डेवलप करेगा? चलाजल एंड की तरफ डेवलप करेगा। ये समझ में आप सबको? और जो ये सस्पेंसर है बस एक स्टॉक की तरह जुड़ा हुआ रहेगा, बाद में ये डीनेचुरेट हो जाएगा। कौन सा? ये सस्पेंसर सेल जो है हमारा, ठीक है, नीचे वाला जो पोर्शन है। अब इसमें क्या होगा, अब ये जो हमारा 2 सेल में डिवीजन हो गया है, अब इसमें फिर से क्या होगा आपका, बताइए, वर्टिकल डिवीजन होगा। क्या होगा? वर्टिकल डिवीजन होगा। समझ में आएगा आप सबको? क्या होगा इसमें? अब वर्टिकल डिवीजन होगा। जब वर्टिकल डिवीजन होगा तो ऊपर वाला सेल जो है वो 2 जो है सेल में बदल जाएंगे, 2 सेल में बदल जाएगा। ये हमारा एम्ब्रियो सेल 2 बदल गया, तो इसमें इस तरह का डिवीजन होगा। और जो हमारा नीचे सस्पेंसर है ये भी आपका जो है लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो एपिकल सेल है वो जो है आपका डिवाइड करके 2 सेल बना लिया है, और जो हमारा सस्पेंसर सेल है तो वो सस्पेंसर का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। समझ में आया सबको? तो हमारे पास अभी क्या है, 2 एम्ब्रियोनल सेल है, एम्ब्रियोनल सेल है, 2 क्या है, एम्ब्रियोनल सेल है। ये क्या है, हमारा सस्पेंसर है सर। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? इस स्टेज का क्या नाम देंगे हम लोग? टी शेप्ड। क्या देंगे? टी शेप्ड स्टेज। क्या देंगे इसको हम लोग, बताइए? तो बोलेंगे सर इसका टी शेप्ड स्टेज नाम है। क्या नाम है इसका? बोलेंगे सर टी शेप्ड। टी शेप्ड स्टेप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ना, तो वो आपको देखने में लग रहा है क्या है कि टी शेप्ड का है। अभी फिर से हम इसको समझते हैं कि ये हमारा जाइगोट था, इसमें फिर से एक बार डिवीजन हुआ, तो जो ऊपर में एपिकल सेल, नीचे बेसल सेल बन गया। एपिकल सेल को ही हम लोग एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं और बेसल सेल को हम लोग सस्पेंसर सेल कहते हैं। इसमें फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है और जो है ये 2 एम्ब्रियोनल सेल और नीचे सस्पेंसर का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, फिर से हमारा क्या होगा? वर्टिकल डिवीजन होगा। फिर से क्या होगा आपका? वर्टिकल डिवीजन होगा, और इसमें जो है आपके 4 सेल बन जाएंगे। क्या होगा? 4 सेल बन जाएगा, 4 सेल। अब 4 सेल आपको दिखेगा नहीं क्योंकि इसके पीछे ही 2 सेल बने हुए हैं, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग जो है ना इस तरीके का एक आपको शेप बना देते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि इसके पीछे ही सेल बन रहे हैं। अब सस्पेंसर का जो डेवलपमेंट है, हम फुल डेवलपमेंट अभी यहीं पर दिखा देते हैं आपको कि सस्पेंसर में जो फुल डेवलपमेंट होगा उसको फुल डेवलपमेंट इसको कर देते हैं। ये स्टॉक है और कुछ भी तो नहीं, ठीक है, और ये कुछ भी तो है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? सस्पेंसर। आपको पता है कि सस्पेंसर का जो सबसे पहला सेल होता है, ठीक है, सबसे सस्पेंसर का जो पहला सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए? इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाइपोफाइसिस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉस्टोरल सेल। हॉस्टोरल सेल मतलब कि चूसक सेल है ये, ठीक है। ये क्या है? हॉस्टोरिकल, ठीक है, हॉस्टोरिकल इसको लिख लीजिए, ठीक है। हॉस्टोरिकल सेल क्या है? ये हमारा हिस्टोरिकल सेल है। देखिए सस्पेंसर का काम कुछ भी खास नहीं है। सस्पेंसर का काम है कि इसको जो है अटैच करके रखना और उसको ठेलना किधर? चलाजल एंड के तरफ, जो है इसको पुश करने का काम इसका, और कुछ भी नहीं है। और हाइपोफाइसिस आपको पता है कि ये सारे तो डीनेचुरेट हो जाएंगे, बाद में हट के खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हाइपोफाइसिस है यही बाद में क्या डेवलप कर जाएगा? रूट कैप का डेवलपमेंट करेगा। क्या करेगा? रूट कैप का डेवलपमेंट करेगा। अभी देखिए टी शेप्ड सेल में जो है हमारे पास एम्ब्रियोनल सेल 2 थे, लेकिन अभी हमारे पास एम्ब्रियोनल सेल कितने हैं? 4 हैं। कितने एम्ब्रियोनल सेल है? 4 है। तो इस स्टेज का नाम क्या है? इस स्टेज का नाम बोलेंगे सर क्वाड्रेंट स्टेज। क्या नाम देंगे इसको हम लोग? क्वाड्रेंट स्टेज नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको? क्वाड्रेंट स्टेज, ठीक है, क्वाड्रेंट स्टेज। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अभी हमारे पास एम्ब्रियोनल सेल 4 है। ये समझ में आया आप सबको? ठीक है। अभी तक तो वर्टिकल डिवीजन हो रहा था, एक बार फिर से अब ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। क्या होगा? अब ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो इसमें जो है अब जो है ऊपर के तरफ जो है लेयर वाइज जो है इसका फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? लेयर वाइज फॉर्मेशन होगा। तो इसके पीछे तो सेल थे ही, अभी इसके फिर से ऊपर में एक सेल बन जाएगा। और आपको पता है कि उधर तो हमारे पास अब कितने सेल हो गए अगर हम देखें तो सर इस लेयर में, इस लेयर पर 4 सेल, 2 आगे से 2 पीछे से, फिर ऊपर वाले लेयर में 2 आगे से 2 पीछे से सेल है। ये समझ में आ रहा है? तो हमारे पास अब 8 सेल हो गया और नीचे सस्पेंसर जो है उसको हम बना देंगे।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सस्पेंसर हो गया। ठीक है, सस्पेंसर है, नीचे सस्पेंसर जो है उसको वैसा ही रखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, हमारे पास कितने सेल हो गए हैं, अब देखो इधर 4 उधर 4, तो हमारे पास 8 सेल बन गया। किसका किसका, एम्ब्रियोनल सेल 8 बन गए। अभी जो है, अब हमारे पास एक सेल ऊपर है, एक लेयर नीचे है, तो ऊपर वाले लेयर को कहेंगे हम लोग क्या, इपीबैसल सेल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इपीबैसल सेल, इपीबैसल सेल, और इसको बोलेंगे हाइपोबैसल सेल, हाइपोबैसल सेल। यही इपीबैसल सेल जो है बाद में जो है आपको प्लूमूल में डेवलप हो जाएगा। किसमें डेवलप हो जाएगा, प्लूमूल में, मतलब कि सूट सिस्टम डेवलप करेगा इससे। समझ में आया आप सबको। और नीचे जो हाइपोबैसल सेल है ये रेडिकल में डेवलप करेगा, अर्थात ये रूट का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, आगे जब इसका डिवीजन होगा तब। तो अभी देखिए यहाँ कितने सेल हो गए, यहां पर आपको 8 सेल हो गए। यहां 2 सेल था, यहां 4 सेल है, यहां 8 सेल है आपका। तो जब 8 सेल हमारे पास हो जाएगा तो इस स्टेज का हम लोग रख देंगे क्या नाम, ऑक्टेंट स्टेज। क्या नाम रखेंगे इसका, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टांट स्टेज। ठीक है, ऑक्टेंट स्टेज नाम इसका हो जाएगा। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि हमारे पास वर्टिकल डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है। अब हम देखेंगे हमारे पास जो होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। और आपको यह पता है कि पेरिक्लाइनल डिवीजन से क्या होता है, थिकनेस में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होता है, थिकनेस में। समझ में, लेयर्स बनते हैं इसमें ताकि वो मोटा होते चले कोई भी सेल। तो आपको पता होना चाहिए कि किस डिवीजन के अंदर क्या होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे जो बात है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें क्या होगा, पेरिक्लाइनल जो है डिवीजन होगा। ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। आइए तो हम क्या देखेंगे यहां पर, अब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और इससे क्या होगा, थिकनेस में वृद्धि होगी। और आपको जो यहां अब आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का शेप, क्योंकि देखिए अब देखिए यहां पर 8 सेल है ना, 8 सेल है। देखिए 1 2 3 4 और बीच में 4, लेकिन अभी आपको 4 दिख रहा है, लेकिन ये 8 दिख रहा है, लेकिन ये लेयर में तो है, ये लेयर में, मतलब कि यहां पर 8 ऊपर में 8, मतलब यहां सेल की संख्या कितनी हो गई है, 16 हो गया है। और नीचे हमारा जो सस्पेंसर है वो ज्यों का त्यों वैसे ही पड़ा है। ठीक है, समझ आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो बाहरी सेल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डर्मेटोजन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डर्मेटोजन। क्या बोलेंगे बाहरी लेयर को, डर्मेटोजन, जो बाद में किसमें डेवलप करेगा, एपिडर्मिस में। और इनर वाले को हम लोग बोलेंगे इनर सेल, इनर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर सेल बोलेंगे। ये समझ में आया आप सबको, यहां तक ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां से अब पेरिक्लाइनल डिवीजन होकर के जो है उसका थिकनेस बढ़ेगा। थिकनेस कैसे बढ़ेगा, मोटाई कैसे बढ़ेगी, जब लेयर्स बनेंगे। तो जब लेयर्स बन रहा है तो बाहरी लेयर्स को डर्मेटोजन और अंदर के इनर सेल को इनर सेल कह देंगे। और यहां पर 16 सेल का निर्माण हो चुका है। अब चूंकि ये गोल दिख रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलर स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज। ठीक है, गोबुलर स्टेज, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, गोबुलर स्टेज। और यहां सेल की संख्या कितनी है, 16 है। समझ आएगा आप सबको। तो ये ग्लोबुलर स्टेज हो गया आपको। अब इसमें जब डिवीजन होता है तो क्या होता है कि कॉर्नर्स पे डिवीजन ज्यादा हो जाता है। क्या होता है कि कॉर्नर्स पे जो है उसका डिवीजन ज्यादा होगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यही जो डर्मेटोजन है ये एपिडर्मिस बना लेगा। ठीक है, क्या बनाएगा, एपिडर्मिस में डेवलप हो जाएगा। और जो हमारा ये इनर सेल है ये किसमें बदल जाएगा, ग्राउंड टिश्यू में। किसमें बदल जाएगा, ग्राउंड टिश्यू में। तो आइए अब हम लोग देख रहे हैं। तो हमारे पास जो है क्या था अभी, ये हमारे पास डर्मेटोजन और इनर सेल था हमारे पास, और ये हमारे पास जो है सस्पेंसर है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अब जो है कॉर्नर्स पे डिवीजन ज्यादा हो जाएगा। तो कॉर्नर्स पे जब डिवीजन हो जाएगा ना तो हम क्या देखेंगे, एक हार्ट शेप जो है आपका फॉर्मेशन करेगा। अब ये हार्ट शेप क्यों बना है, कोई बता सकता है। अब आप लोग में कोई बताइए कि हार्ट शेप का क्यों बना है। हम आपको क्या बताएं कि इसमें ना क्या होता है, कॉर्नर्स पे डिवीजन ज्यादा होते हैं कॉर्नर्स पे। तो जब कॉर्नर्स पे डिवीजन ज्यादा होगा तो कॉर्नर्स वाला क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कॉर्नर्स वाला थोड़ा सा मुड़ जाएगा क्योंकि उस पर डिवीजन ज्यादा हो रहा है तो कॉर्नर्स मुड़ जाएगा। ठीक है, और जो है हार्ट शेप बना लेगा। तो इसमें अब क्या है, एपिडर्मिस का निर्माण हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अब एपिडर्मिस का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब एपिडर्मिस का निर्माण होगा। इसमें कोई दिक्कत बताइए।
अब एपिडर्मिस का निर्माण हो गया और अंदर हम लोग क्या बना लेंगे, ग्राउंड टिश्यू बना लेंगे। ग्राउंड टिश्यू आप लोग थोड़ा बेहतर तरीके से बनाइएगा, हम तो आपको समझाने के लिए बना दे रहे हैं, आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाइएगा। अंदर क्या है, इनर सेल किसमें डेवलप हो गया, ग्राउंड टिश्यू में, और बाहर वाला डर्मेटोजेन है वो एपिडर्मिस में डेवलप हो चुका है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अभी हार्ट शेप्ड बन गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ट शेप्ड स्टेज। अब इसमें क्या होगा कि इस कॉर्नर्स पे जो है, इस दोनों कॉर्नर्स पे डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिवीजन होगा और ये जो है डेवलप कर जाएंगे किसमें, कॉटिलिडन्स में। और हमारा जो है अब फाइनल स्टेज पे आ जाएंगे हम लोग। किस पे आ जाएंगे हम लोग, अब फाइनल स्टेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हार्ट शेप से अब हम लोग जो है इसमें कॉर्नर्स पे डिवीजन ज्यादा हो जाएगा। तो अब जो है देखिए किस तरीके का फाइनल स्टेज कैसा बनेगा। ठीक है, एक मिनट। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर जब डिवीजन ज्यादा हुआ तो ये दोनों जो है इलोंगेट हो गए। क्या हो गए, इलोंगेट हो गए। और इलोंगेट जो हो गए हैं तो आपको यहाँ पे देखिए इसमें सब में बनेगा एपिडर्मिस। ये जो हम एपिडर्मिस बनाए हैं और जो ग्राउंड टिश्यू बनाए हैं पूरे में भरना है, लेकिन उतना नहीं भर करके हम सिर्फ यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पर बस आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके, ये दोनों क्या है, कॉटिलिडन्स है। ये दोनों क्या है, कॉटिलिडन्स है। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा प्लूमुल है और उसके ठीक अपोजिट में आपको हो जाएगा रेडिकल। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सेस। क्या है आपका, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, बाद में क्या हो जाएगा, जब ये पूरा डेवलप कर जाएगा तो ये डीनेचुरेट कर जाएगा। ठीक है ना, ये क्या कर जाएगा, डीनेचुरेट कर जाएगा। और आपको ये पता है कि ये क्या है, आपको जो इसका पहला सस्पेंसर का जो पहला जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपो बेसल सेल। ठीक है, और ये क्या है, सस्पेंसर। ठीक है, सबका नाम हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारा जो है फाइनल स्टेज बन गया। तो यही है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो डेवलप कर गया ना, यही है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो डेवलप कर गया, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, आइए एक बार फिर से इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले हमारे पास क्या था, जाइगोट था। इससे क्या हुआ कि आपका ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। ठीक है, तो लेयर्स बने, ऊपर वाला सेल एपिकल सेल, नीचे सस्पेंसर से। एपिकल सेल्स का फिर से वर्टिकल डिवीजन हुआ, दो सेल एम्ब्रियोनल सेल के बने, दो एम्ब्रियोनल सेल, और सस्पेंसर आगे बढ़ता चला गया। क्योंकि ये टी शेप का दिख रहा है इसलिए हम इसको टी शेप्ड स्टेज कहते हैं। फिर इसमें वर्टिकल डिवीजन हुआ तो इसमें देखेंगे सर पहले ये दो एम्ब्रियोनल सेल था, अब चार एम्ब्रियोनल सेल है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि चार जो है एम्ब्रियोनल सेल बन गए हैं, चार एम्ब्रियोनल सेल हो गया। ठीक है, और यही अब ये आपको पता है कि सस्पेंसर फुल डेवलप दिखा दिए। तो पहला सस्पेंसर का सेल हाइपोबैसिस होता है, हाइपोफाइसिस कहते हैं इसको, सस्पेंसर और हॉस्टोरियल सेल। फिर से इसमें क्या हुआ आपको, अब ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। तो ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो लेयर्स बने, ऊपर वाले को एपीबेसल सेल, नीचे को हाइपोबेसल सेल। यही एपीबेसल सेल किसमें डेवलप करेगा बताइए, प्लूमुल में, और नीचे वाला रेडिकल में। फिर इसमें क्या हुआ, जो है आपका क्या डेवलप किया, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ। तो इसमें इस तरीके का शेप बना, इसको हम लोग ग्लोबुलर स्टेज कहेंगे, ग्लोबुलर स्टेज। देखिए ठीक है, ये टिश्यू लिखा गया है, आप ग्लोबुलर स्टेज याद रखिए। ठीक, ग्लोबुलर स्टेज है। ठीक है, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस ग्लोबुलर स्टेज से कॉर्नर्स पे डिवीजन ज्यादा हुआ तो कॉर्नर वाला इलोंगेट कर गया और नीचे जो है ये एपिडर्मिस बना लिया, डर्मेटोजन एपिडर्मिस, और इनर वाले सेल, इनर सेल जो है वो आपको ग्राउंड टिश्यू बना लिए। ठीक है, और ये हार्ट शेप्ड बन गया। इसमें डिवीजन ज्यादा हुआ तो ये उस पूरे बढ़ करके कॉटिलिडन का निर्माण कर दिया, और इस तरह प्लूमुल, नीचे रेडिकल, और ये हमारा सस्पेंसर, और सभी का नेम कर देंगे। बस यही हमारा क्या हो गया, फाइनल स्टेज बन गया। ठीक है, तो ये हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस था। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। बताइए कोई दिक्कत यहां तक में? तब तक लिखिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये हम हमेशा याद रखिए कि ये जो है आपको जो क्वेश्चंस बताया जा रहा है,
वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताया जा रहा है। आप आराम से बस सुन करके ना याद कर सकते हैं इस चीजों को, और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है ये भी आपको हम बता दिए। तो अभी हम जो इस क्वेश्चन को जो लिखेंगे तो फुल नहीं लिखेंगे, सिर्फ कीवर्ड्स आपको बता देंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ कि पर परागन क्या है तथा इसके प्रकारों का वर्णन करें। प्रकार लिखने हैं और इसके विभिन्न वाहक कौन कौन से हैं उसके नाम लिखने हैं और इनके महत्व को दिखाना है। तो इसमें एक चीज, दो, तीन और चार चीज हमको लिखना है। पर परागन क्या होता है, क्या पूछ रहा है, पर परागन क्या है। तो एक चीज देखिए, पर परागन जो है एक निषेचन की ही तो प्रक्रिया है, ठीक है, एक प्रजनन की तो विधि है। इसमें हो क्या रहा है कि किसी एक पॉलन ग्रेन्स जो है, किसी एक प्लांट का पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के, देखो ये भी हो सकता है कि एक ही प्लांट का पॉलन ग्रेन्स जो है, परागकण जो है उसी के वर्तिकांग पर, स्टिग्मा पर गिर जाए, तो एक तो ये हो गया। लेकिन जब खुद के परागकण खुद के वर्तिकांग पर गिर जाएगा तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन एक पौधे का परागकण, जैसे कि आप मान लो कि पपीता का पौधा है, तो पपीता के पौधे में आप देखते होंगे कि जो पपीता का पौधा होता है उसमें एक ही पौधे में जो है मेल और फीमेल नहीं प्रेजेंट होता है, किसी में मेल प्रेजेंट होता है, किसी में फीमेल प्रेजेंट होता है, ये आपने देखा होगा। तो जो मेल जहां से प्रेजेंट होता है वहां से जो पॉलन ग्रेन्स उस फीमेल पर आकर गिरता है तो वही फ्रूट में डेवलप करता है। तो इस तरह का जो हम लोग देखते हैं कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जब परागकण उड़ करके दूसरे के वर्तिकांग पर चले जाता है तो इसको हम लोग पर परागन कहते हैं। तो बस इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। तो पर परागन क्या है, एक प्रजनन की विधि है। क्या है, एक प्रजनन की विधि है जिसमें क्या होता है क्या होता है कि एक पौधे का पराग कोष से निकलकर परागकण जो है, परागकण दूसरे अनुवांशिक पौधे के वर्तिकांग पर स्थानांतरित हो जाता है। वर्तिकांग पर मतलब ये क्या, परागकण मतलब क्या, पॉलन ग्रेन्स, और वर्तिकांग का मतलब क्या है, स्टिग्मा। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक जो परागकण है, एक पौधे का परागकण दूसरे अनुवांशिक पौधे के वर्तिकांग पर हस्तांतरित हो जाता है। ठीक है, समझ में आएगा आप सबको, स्थानांतरित हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर परागन बोलते हैं। तो आप लिख नहीं सकते हैं, क्या लिखेंगे कि पर परागन एक प्रजनन की विधि है जिसमें एक पौधे के पराग कोष से परागकण निकलकर या स्थानांतरित होकर के दूसरे अनुवांशिक पौधे के वर्तिकांग पर पहुंच जाता है या वर्तिकांग पर चले जाता है। ठीक है, स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ आएगा आप सबको। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर परागन, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें उदाहरण भी लिख सकते हैं आप लोग। उदाहरण अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं मेज। मेज का मतलब मक्के के पौधे में ये जब बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उदाहरण भी लिख दिया आप लोग। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें प्रकार लिखने के लिए। तो देखो प्रकार भी पूछ रहा है और वाहक भी पूछ रहा है। तो हम लिख देंगे एक बार इधर प्रकार, क्या लिख देंगे, प्रकार। इधर लिख देंगे कि वाहक कौन सा है, वाहक, क्योंकि आपको पता है कि वाहक के आधार पर ही इसको बांटा गया है, वाहक। उसके बाद हम लिख देंगे उदाहरण। उदाहरण का मतलब कि किस पौधे में ऐसा देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग लेंगे कि एबायोटिक जो कंपोनेंट है, जैसे कि पानी के माध्यम से पॉलन ग्रेन एक जो है एंथर से निकल करके दूसरे के स्टिग्मा पर चल जाएगा, तब पानी के माध्यम से। तो जब पानी के माध्यम से जाएगा और पानी वाहक होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनीमोफिली। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनीमोफिली। ठीक है, सॉरी हाइड्रोफिली, एनीमोफिली लिख दो। एनीमोफिली का मतलब क्या हो गया, एनीमोफिली में क्या होता है, जो हवा होती है, हवा, यहां वाहक कौन है, हवा है। वाहक कौन है, हवा है। एनीमोफिली में जो वाहक होता है, तो प्रकार हो गया एनीमोफिली, वाहक हो गया हवा। ये उदाहरण आप कहां देख सकते हैं, तो उदाहरण जो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप अगर उदाहरण अगर देखने की कोशिश करें कि हवा से किस में हो जाता है सर, तो आप जो है मेज में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेज में किसमें देख सकते हैं, मेज में। दूसरा पानी के थ्रू, तो हम लिखेंगे हाइड्रोफिली। इसमें वाहक कौन है हाइड्रोफिली में,
तो बोलेंगे सर वाटर। उदाहरण जो है देख लीजिएगा कौन कौन सा है एक बार। उसके बाद हम देखेंगे सर, इसको लिखेंगे एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब क्या होता है? इंसेक्ट्स के थ्रू जब जाएगा तब। किससे जाएगा? इंसेक्ट्स के थ्रू। किससे जाएगा? जिसमें आप बीज भी ले सकते हैं, बटरफ्लाई ले सकते हैं। ये आपको लीची के पौधा में देखने को मिलेगा, लीची के पौधा में। इसीलिए आप देखिएगा कभी कभी जो मक्खियों का पालन होता है ना, वो लीची के जो खेती जहां पर होता है वहां पर बहुत ज्यादा मक्खियों का पालन किया जाता है, मधुमक्खियों का, क्योंकि ये वाहक का काम करता है और क्रॉस पॉलिनेशन में वृद्धि करता है। इससे लीची की जो गुणवत्ता होती है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद आप प्रकार लिख सकते हैं ऑरिंथोफिली। ऑरिंथोफिली का मतलब क्या है? कि बर्ड्स के थ्रू, कि बर्ड्स जैसे है, बर्ड्स क्या किया, किसी परागकोश पर बैठा और उसके पंजे पे, मान लो कि उसके पंजे पर, परागकोश के जो है पंजे पर, बर्ड्स के पंजों पर क्या हो गया, परागकण लग गया, और जैसे ही वो दूसरे पौधे पर गया बैठा तो वो परागकण उसके वर्तिकांग पर जो है स्थानांतरित हो गया। तो ये भी एक तरीका हुआ, है कि नहीं, बर्ड्स के थ्रू। तो बर्ड्स के थ्रू आपको जैसे देखने को मिलेगा हिबिस्कस में, हिबिस्कस आप जानते हैं ना, अड़हुल, हिबिस्कस में। ठीक है। तो एंटोमोफिली, ऑरिंथोफिली। एक होता है कायरेक्ट्रोफिली। क्या होता है? कैरेक्टरोफिली, मतलब बैट्स के थ्रू, जितने भी चमगादड़ होते हैं उनके थ्रू। तो कैरेक्टरोफिली बैट्स का, ये किस पौधों में करेगा? तो हम बोलेंगे सर जितना भी ऐसा पौधा होगा जो रात में खिलता है, नाइट ब्लूसम प्लांट, जो रात में खिलता है, उसमें ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और पानी के थ्रू किसमें होगा? तो एक्वेटिक प्लांट में, जैसे कि एक एक्वेटिक प्लांट का नाम है वेलिसनेरा, तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो हमने जो है आपको टाइप्स भी लिख दिए, वाहक भी लिख दिया और उदाहरण भी लिख दिया। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर, आपका प्रकार भी हो गया, वाहक भी हो गया, उदाहरण भी हो गया। तो आप जो है इस तरीके से करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। और ऐसे लिखेंगे ना तो ज्यादा नंबर आएगा, यही है बताना आपको। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इसका महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है इसका। अब देखिए कि क्रॉस पोलिनेशन जब भी होगा ना, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट क्यों किया जाता है? आपने जब मेंडल की थ्योरी पढ़ी होगी, जब आपने मेंडल की थ्योरी पढ़ी होगी, तो मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने यह किया था कि जब जो है बेटर जो है प्लांट का निर्माण हो, बेटर हमको जो है सीड मिल सके, उसके लिए जो है उसने जो मटर का पौधा हुआ करता था, उसमें से हर में से काट दिया जाता था। किसको? जैसे किसी का मेल काट दिया, किसी का फीमेल जो है जो पार्ट है वो काट दिया। तो इससे क्या होता था कि क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बढ़ जाता था। ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बढ़ जाता था। क्यों? क्योंकि जो है उससे बेस्ट जो है आपको सीड और पौधे बनते हैं। समझ गए आप लोग? तो हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहला तो सर एक अनुवांशिक विविधता पैदा होती है इससे। क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होती है? अनुवांशिक विविधता पैदा होती है। अनुवांशिक विविधता पैदा होती है। विविधता, ठीक है, पैदा होती है। ये समझ में आप सबको? अनुवांशिक विविधता पैदा होती है। दूसरा हम देखेंगे सर एडेप्टिबिलिटी बढ़ती है इससे। पौधे की जो है एडेप्टेबिलिटी, मतलब कि अनुकूल क्षमता, एडेप्टिबिलिटी जो है अनुकूलन क्षमता, अनुकूल जो है वो क्षमता भी बढ़ता है इससे। मतलब कि उस पौधों को अब कहीं अगर ऐसे जगह भी रख देंगे ना जहां पे स्कार्सिटी ऑफ चीजें हैं, मतलब कि वहां पर चीजें कम मौजूद है, तो वहां पर भी वो जो है जन्म ले लेगा, वहां पर भी जो वो सर्वाइव कर जाएगा। तो एडेप्टिबिलिटी बढ़ गई। ठीक है। उसके बाद सीड का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाता है। सीड का जो है क्वालिटी और क्वांटिटी भी बढ़ता है। क्या होता है? सीड का क्वालिटी भी बढ़ जाता है और क्वांटिटी भी बढ़ जाता है। और एक लास्ट लिखिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है इसकी। क्या बढ़ जाती है? फ्लेक्सिबिलिटी, या आप कह सकते हैं रिजिलियंस, लचीलापन। ठीक है। लचीलापन जो है आपका इसका बढ़ जाता है। मतलब ये अब कहीं भी सरवाइव करने के लिए आसान है।
तो अब इसको अब ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको पूरा सेंटेंस बना के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि पर परागण में आनुवांशिक विविधता देखने को मिलती है। दूसरा कि क्रॉस पॉलिनेशन के फलस्वरूप जो पादप का निर्माण होता है, जो पौधे बनते हैं, उनमें जो है अडेप्टेबिलिटी अधिक होती है। सीड की क्वालिटी क्वांटिटी जो है क्रॉस पॉलिनेशन के बाद बढ़ जाती है। ठीक है, जो क्रॉस पॉलिनेशन से पौधे का निर्माण होता है वो रिजिलियंस होते हैं। समझ में आप सबको? तो सेंटेंस बना के लिखना है, हम आपको कीवर्ड लिखा दिए हैं। समझ में आया आप सबको? तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो क्या होता है हमको समझ में आ गया, प्रकार समझ में आ गया, उसके वाहक कौन है ये समझ में आ गया, और इंपॉर्टेंस सब लोगों ने देख ही लिया है। बताइए समझ में आ गया आप सबको? चलिए कोई दिक्कत यहां पर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले, बताइए। आइए यहां पर हम देखते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम अर्थात जो है लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। ठीक है, लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम। तो भाई माइक्रोस्पोरेंजियम है क्या? तो हम देखेंगे कि देखो भाई एक चीज हम तुमको बता देते हैं। पूछ रहा है कि इसका स्ट्रक्चर पूछ रहा है, स्ट्रक्चर। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे कि हमारे पास स्टामेन है ना, हमारे पास क्या है? स्टामेन है। ये हमारे पास क्या है? स्टामेन है। स्टामेन का फिलामेंट कर ले तो ये हमारा क्या है? एंथर है। एंथर। इसी एंथर को जो हम लोग काटेंगे तो हम लोगों को एक जो है शेप देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक जो है आपको शेप देखने को मिल जाएगा। जैसे ये शेप आपको देखने को मिलेगा, हम लोग इसको काटेंगे तो हम लोगों का एक ऐसा शेप देखने को मिलता है। तो यही डिस्क्राइब करने का रहा है कि भाई इसके जो है ना चीजों को डिस्क्राइब कीजिए, इसका जो है एक आप डिस्क्राइब कीजिए, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये हमारा जो है इसको जब हम काटते हैं, सेक्शन को काटते हैं एंथर को, तो हमको इस तरीके का दिखता है। ऊपर देखो ना ऐसे दिखेगा, लोब दिखेंगे कि 4 लोब है इसमें। इसमें ऊपर से मेन 3 लेयर के बारे में याद रखना है। इसको 3 लेयर को हम लोग कैसे याद रखेंगे? EEMT करके याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? EEMT करके। ठीक है, इस लेयर को कैसे रखें? EEMT। जैसे कि सबसे पहला बाहर का जो होगा उसको बोलेंगे सर एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे हम लोग? एपिडर्मिस। उसके बाद का जो लेयर होगा सर उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इंडोडर्मिस। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस और इंडोथीलियम। सॉरी, इंडोडर्मिस लिख दिया हम लोग, इंडोथीलियम। क्या होगा? इंडोथीलियम। इसका बोलेंगे सर हम लोग क्या बोलेंगे सर? इसका मिडिल लेयर। ये हमारा जो होता है ये क्या होता है? मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर आपको इस वाले सेक्शन में तो नहीं दिख पाएगा, हम लोग जब नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे तो मिडिल लेयर दिखाएंगे आपको। इसको तब तक याद रखिए कि ये हमारा क्या है? स्पोरेंजियस टिश्यू है। क्या हमारा? स्पोरेंजियस टिश्यू है। अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम जो देखेंगे लास्ट लेयर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टैपेटम। ठीक है, और जो इसके तो एपिडर्मिस, इंडोथीलियम, मिडिल लेयर लिखिए दीजिए। तो अभी हम सिर्फ लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी सिर्फ हम लोग जो है लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, लेयर के बारे में। ये हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारा। ठीक है, तो इसमें लेयर जो होते हैं मेन 3 ही होते हैं, और लेयर के बारे में ही आपको डिस्क्राइब करना है मेन। ठीक है, तो पहला हो गया एपिडर्मिस, इंडोथीलियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। ठीक है, आइए इस पिक्चर को भी एक बार हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, हम जो है इसको भी एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अब इसमें देखो एक चीज और समझ सकते हैं कि जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, लघु बीजाणुधानी है, ये कहां पाया जाता है? अगर मान लो हमको ये समझ में, पहले हम ये भी बताते हैं, पता नहीं कितनों को ये पता होगा, लघु बीजाणुधानी कहां देखा आपने, कहां पाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप देख रहे हैं ना सर कि ये पराग कोश, यही तो है पराग कोश। एंथर का मतलब क्या होता है? पराग कोश। तो पराग कोश के अंदर में उपलब्ध होता है, और ये क्या है? एक नर युग्मक है। ठीक है, युग्मक है, मतलब कि मेल जो है आपको है ना, ये मेल पार्ट है, युग्मक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम क्या लिख सकते हैं इसमें
कि जो लघु विजुधानी है पराग कोश के अंदर पाई जाती है, पराग कोश के अंदर पाई जाती है, पराग कोश के अंदर पाई जाती है। यह एक नर युग्मक है, क्या ये एक नर युग्मक है, ठीक है, नर युग्मक है जहां परागकोश बनते हैं, जहां परागकण बनते हैं और विकसित होते हैं। और विकसित होते हैं, ये समझ में आया आप सबको, ठीक है, ठीक है। और हम लोगों को मेन तो स्ट्रक्चर दिखाना है, स्ट्रक्चर तो एक स्ट्रक्चर तो आपको हम दिखाई दिए यहां पर, एक रफ डायग्राम, एक डायग्राम हम लेके भी आए हैं, थोड़ा सा उसको देख लीजिए आप लोग तो समझ में ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, ये आपको लेयर दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आप लोग को विजिबल है, तो चलिए विजिबल हो आप सबको। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने ये पिक्चर तो आपको दिखाई दिया सर, टैपेटम होता है, स्पोरेंजियस टिश्यू होती है, एंडोथेलियम, एपिडर्मिस और कनेक्टिव हमने दिखा दिया आपको। इसी में अगर इस पार्ट को यहां डेवलप करके दिखाया जाए तो एपिडर्मिस है, इस स्ट्रक्चर को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि जो है आपको ये एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मान के चलिए कि ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस बार एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है, ये एक बार जो है हमारा इस बार जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको एमएमसी कहते हैं, याद रख सकते हैं, और ये टैपेटम है। देखिए इसमें ना अगर आपको और भी कुछ करना है तो हम लोग कुछ कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे एपिडर्मिस जो है क्या होता है, तो नीचे आपने फोटो बना दिया मान लो, ऊपर में लिख दिए कि सर जो है माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, लघु विजुधानी क्या है, कहां पाया जाता है, ये लिख दिए, एक स्टेटमेंट जो इंट्रोडक्शन लिख दिए, नीचे फोटो बना दिए, सबका नेम लिख दिए, इतना कर लिए हम लोग। उसके बाद ना जब जितने लेयर्स हैं इसको हम लोग एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं, जितने लेयर्स है ना उसको एक बार हम लोग जो है डिस्क्राइब कर, जैसे एपिडर्मिस क्या है तो बोलेंगे सर ये आउटर लेयर है, दूसरा ये सिंगल जो है लेयर का होता है, ये सिंगल लेयर का होता है। उसी तरह लिखेंगे क्या, इंडोथेलियम, इंडोथेलियम, ठीक है। इंडोथेलियम में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये भी सर सिंगल लेयर का होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, लेयर का होता है। और ये जो है ना ये फाइब्रस लेयर भी होती है, क्या होती है, फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है। और ये जो है ना हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन डेहिसेंस में, इसको ब्रस्ट करने में, हेल्प इन डेहिसेंस में ये हेल्प करता है। तो आप नीचे में ना पिक्चर बनाने के बाद ये सब भी आप लिख सकते हैं, समझ गए आप लोग। मिडिल लेयर तो हम लिखेंगे सर ये ना 1 से लेकर के 4 लेयर का होता है, 1 to 4 लेयर्स के ये होते हैं, 1 to 4 लेयर के जो है आपको मिडिल लेयर जो है 1 से 4 लेयर का होता है। उसके बाद टैपेटम जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इनर लेयर होता है, सबसे पहला बात ये प्रोवाइड करता है क्या, न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, ये समझ में आप सबको। तो टैपेटम इनर लेयर होता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये एक एंजाइम को भी सेक्रेट करता है, ठीक है, ये जो है एक एंजाइम को भी सेक्रेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं केलोज एंजाइम, जो टेट्राड बनाने में हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है, टेट्राड बनाने में, ये एक जो क्या करता है, केलोज एंजाइम को जो है सेक्रेट करता है। और ये याद रखिएगा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो नीचे जो है ना सभी लेयर्स के ना क्या स्पेसिफिक चीजें हैं ये भी अगर आप लिख देते हैं तो सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि ये बच्चे नहीं लिखते हैं। हम कई का किताब हम लोग जब एग्जाम लेते थे, हम लोग जब एग्जाम लेते हैं टेस्ट सीरीज मान लो या कुछ भी, तो हम देखते हैं कि बच्चे जो है लेयर्स लिख दिए, फोटो बना दिया, लेकिन ये डिस्क्राइब नहीं करता है, जबकि हम कई बार कहते हैं कि इसको डिस्क्राइब कीजिए, इससे आपको नंबर में बढ़ोतरी होगा। समझ गए आप लोग। तो आपने माइक्रोस्पोरेंजियम को इंट्रोडक्शन में लिख दिया, आपने स्ट्रक्चर भी बना दिया हम लोग उसका, ठीक है, और हम लोग जो उसके जो लेयर्स हैं उसका क्या काम है वो भी लिख दिए, ठीक है ना। तो हम लोग को एकदम अच्छा मार्क आएगा आप लोग को। देखिए
इन सब पॉइंट से जो है आपके जो है ना, आपको क्या मिलेगा, इस सब पॉइंट से आपको क्या पता चलेगा पता है आपको, आपको जो है एमसीक्यू भी हो जाएगा। जैसे कि बाहर लेयर कौन है, उसके बाद का कौन सा लेयर, उसके बाद का कौन सा लेयर, उसके बाद का कौन सा लेयर है, और किस लेयर का क्या काम है। जैसे पूछ देगा कि इसमें से कौन सा ऐसा लेयर है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टैपेटम है। देखिए, तो यहां से आपसे एमसीक्यू ही बनेगा। और जब हम लोग एमसीक्यू का हम लोग जो एकदम रैपिड फायर चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, बताइए और पढ़ना है क्या आप सबको है? तो चलिए देखते हैं कि और कोई क्वेश्चन है कि नहीं, लेते हैं और कोई क्वेश्चन। देख रहे हैं, हाँ चलिए एक क्वेश्चन और है हमारा, इस क्वेश्चन को भी हम लोग टैकल कर ही लेते हैं। लिखा हुआ है कि माइक्रोस्पोरेंजेसिस और मेगास्पोरेंजेसिस का मतलब क्या होता है। मेगास्पोरेंजेसिस का मतलब क्या है, इसका डिफरेंस बताना है। तो आप लोग क्या पूछ रहा है, आप लोग देख लीजिए। पूछ रहा है कि स्पोरोजेनेसिस स्पोरेन, लग रहा है स्पेलिंग गलत लिखा है क्या भाई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वही तो जेनेसिस, और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, तो आपको ये पता है, नॉर्मल चीज एक चीज पता है कि सर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है पॉलन ग्रेन का बनना, और मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है सर ओव्यूल का बनना। ये तो सबको पता होना चाहिए और सबको पता भी होगा कि सर अगर हम लोग नॉर्मल एक चीज बोले तो हम लोग क्या देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि इसके प्रोसेस के दौरान पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और इसमें क्या होता है, ओव्यूल का निर्माण होता है। ये सबको पता है, बताइए है। तो अब हम लोग डिफरेंस लिखने की कोशिश करें तो हम लोग डिफरेंस लिखेंगे सबसे पहला कि इट इज मियोटिक डिवीजन या म्यूटिक फॉर्मेशन आप लिख लीजिए। इट इज म्यूटिक फॉर्मेशन आप लिख लीजिए, म्यूटिक फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल, फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, इसमें क्या बना आपको, हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना। इसमें भी वही लिखेंगे, इट इज मियोटिक फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड मेगास्पोर। देखिए ये उतना जो है ना, आप क्या हम कहें आपको, उतना मतलब खास डिफरेंस है नहीं। हेप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। तो ये तो एक डिफरेंस हो गया। और हम लोग डिफरेंस क्या लिख सकते हैं कि भैया ये तो नॉर्मल डिफरेंस है, ये तो आपको हमको लग रहा है सबको पता होगा। ठीक है, लिखेंगे कि द अरेंजमेंट, दूसरा हम देखेंगे कि द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इन ठीक है, इन टेट्राड इज जनरली टेट्राहेड्रल, इन टेट्राड इज जनरली टेट्राहेड्रल। आपको ये पता है ना कि इसमें कैसा होता है, आपने देखा है कि टेट्राहेड्रल जैसा होता है अरेंजमेंट, ये हमने देखा है ना। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है, तो बोलेंगे सर इसमें जो होता है लीनियर अरेंजमेंट होता है, मतलब कि इस तरीके से डेवलप होती है। ऊपर का 3 जो माइक्रोपाइल एंड होता है वो डीनेचर कर जाता है, ठीक है, ये बस सस्टेन करता है, ये पता है आप सबको। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें लीनियर अरेंजमेंट होता है। तो इसमें बस आप लोग, इसमें हम बस वर्ड लिख दे रहे हैं, कीवर्ड आप अरेंज करके सेंटेंस लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या है, लीनियर अरेंजमेंट, इसमें टेट्राहेड्रल जो है अरेंजमेंट पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि ऑल द 4 माइक्रोस्पोर, ठीक है, ऑफ स्पोर्स टेट्राड
टेट्राड इज फंक्शनल। ये देखो बहुत अच्छा जो है आपको एक समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा ठंडी लग रहा है, चाय भी धड़ सरका लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा ठंडी लग रहा है ना, समझा। तुम लोग चाय पी रहा होगा, लोला झड़क जाता है बाबू चाय पीने में। स्पीड में पिएगा ना तो लोला झड़क जाएगा तुम लोग का, समझ गए। इसमें ऑल द 4 माइक्रोस्पोर ऑफ स्पोर टेट्राड इज फंक्शनल। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, बनेगा तो 4, बनेंगे तो 4, लेकिन ऊपर के 3 जो है डीनेचुरेट कर जाएंगे, एक ही सर्वाइव करता है। तो हम क्या लिखेंगे कि सर ओनली 1 मेगास्पोर ऑफ स्पोर टेट्राड इज फंक्शनल। क्या लिखेंगे, ओनली 1 स्पोर, ओनली 1 मेगास्पोर, ऐसे लिखिए, ओनली 1 मेगास्पोर ऑफ स्पोर टेट्राड इज फंक्शनल। समझे, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट वाला जो अगर डिफरेंस देखोगे ना तो यही है, और सब तो बस एक झूठ मूठ का लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर लिखेंगे कि सर जो ये जो हमारा है ना, ये कहां पाया जाएगा, जो हमारा मेगा स्पोरेज ये कहां पाया जाता है, तो हम बोलेंगे सर जो हमारा जो हमारा माइक्रो स्पोर है, माइक्रो स्पोर फाउंड इन, माइक्रोस्पोर फाउंड इन, ठीक है। सॉरी, हम लोग तो मेगा माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस लिख रहे हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, स्पोरेंजेनेसिस फाउंड इन माइक्रोस्पोर। और ये तो भाई ये सब नॉर्मल है, आप लोग नॉर्मल भी लिख सकते हैं कि मेगा स्पोर कहां होगा, मेगा स्पोरेंजेनेसिस, स्पोरेंजेनेसिस फाउंड इन मेगा स्पोर। तो ये सब कुछ खास नहीं है ये वाले कुछ, ठीक है। तो ये आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोगों ने, ठीक है, अब ये भी आप थोड़ा सा एक और लिख सकते हो कि जो सर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस है, जेनेसिस है, डेवलप्स मेल गैमेटोफाइट, और ये डेवलप किस में करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट में। क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करेगा। तो ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है डिफरेंस, ये आप आराम से भी लिख सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, क्योंकि यहां से जो है ना एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चंस को कर लिया है। आपको हम ये भी दिखाया कि कीवर्ड से कैसे आप पूरा आंसर लिख सकते हैं और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक एकदम जो है पढ़ाई कीजिए, धुआंधार पढ़ाई, और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस का, ठीक है ना। और एकदम सेशंस को देखते रहिए, हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस लाते जाएंगे और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू।